हम सबको अगर ऐसी स्टोरी सुनने मिले उस ट्रेडर के बारे में जिसे लेजेंड माना जाता है स्टॉक मार्केट का, तो कितना मजा आएगा। हमें इस लाइव स्टोरी से जो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, मजा भी आएगा, साइकोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा और अप्स एंड डाउन जो होते हैं लाइफ के उसके बारे में भी पता चलेगा। आज हम जेसे लिवरमोर, जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडर माना जाता है, उनके बारे में पूरी उनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे। Properly expected to me. Every time America has had a falling panic nearly in 40 the past, points. With chaos at the New York Stock Exchange. जेसे लिवरमोर एक ऐसा एग्जांपल है जो बताता है ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल बनते हैं तो आप कितना पैसा, इतना फेम, क्या एक बहुत एक्सुबरेंट लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वही हमें जेसे लिवरमोर की स्टोरी ये भी बताती है कि अगर कुछ चीजें सही से नहीं करी, किस लेवल का डिप्रेशन, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ना जाने क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। अब इस स्टोरी का आउटकम जो भी हो, जैसी भी हो, जेसे लिवरमोर की लाइफ, आपको इसमें से बेस्ट निकालना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इस माइंडसेट के साथ देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूं इस वीडियो सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने की और ये मेरा पहला वीडियो है। पता नहीं इस वीडियो के बाद मैं वीडियो सीरीज बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, डिपेंड करता है आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें फन भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जेसे लिवरमोर का बर्थ होता है मैसाचुसेट्स नाम की सिटी में, अमेरिका में। वो कोई बहुत बड़े रिच घर से नहीं थे, उनके फादर को बिजनेसमैन नहीं थे। हिज फादर वाज अ फार्मर, एक किसान थे और एक किसान यही चाहता है कि उसका बेटा भी वही करे जो वो करता आ रहा है। लेकिन जो बात करते हैं जेसे लिवरमोर की, तो ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यू नो, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मैथ्स में स्पेशली बहुत ही अच्छे थे। ही वाज लाइक, उनके बहुत सारे किस्से कि वो पढ़ाई में कितने अच्छे थे। 3 साल का मैथ्स 1 साल में कर दिया। हमें इतना मालूम है कि अच्छे थे वो पढ़ाई में, लेकिन 14 साल की एज में उनके फादर ने बोला अब तू स्कूल नहीं जाएगा, अब तू अपना फैमिली बिजनेस देखेगा, अभी से सीखेगा। इस बात से वो बहुत परेशान हुए, अपनी मम्मी से मदद मांगी। उनकी मम्मी ने उनको $5 दिए, जो उसको लेकर के $5 लेकर के वो बॉस्टन नाम की सिटी में आ गए। $5 इस वक्त का $100 यानी कि 8,000 रुपए के आसपास वर्थ, उतना पैसा लेकर के शहर आ गए। मम्मी ने मदद की भागने में, अब आ गए, अब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ। तुरंत आया ये एक बच्चा आता है बॉस्टन और अपने लिए जॉब ढूंढता है, चौक बॉय की जॉब ढूंढता है। चौक बॉय क्या होता है, पुराने जमाने में कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो उसकी जॉब लगती है पेन एंड वेबर नाम के एक ब्रोकरेज फर्म में। उस ब्रोकरेज फर्म में क्या टेप रीडिंग होती थी। टेप रीडिंग क्या होती है कि फटाफट लोग बताते हैं कि प्राइस क्या चेंज हो रहे हैं स्टॉक के, और आपका काम होता है चौक बॉय का फटाफट उस ब्लैक बोर्ड पे प्राइस लिखना, जल्दी 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 जल्दी। बिकॉज ही वॉज गुड इन मैथमेटिक्स एंड ही वॉज हैविंग अ गुड मेमोरी, उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया। तो उसका काम क्या था, प्राइस को रीड करना। एवरी टाइम वो क्या कर रहा था, बार बार चौक से प्राइस लिखता मिटाता, प्राइस लिखता मिटाता। तो ये करते उसको पहली ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, यू नो, फ्री में जॉब करते करते स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग ले रहा है कोई बंदा जो 14 से 15 साल का है। और करते 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 उसका खुद का इंटरेस्ट जागने लगा स्टॉक मार्केट में। उसने देखा कितने लोग आते हैं और क्या पैसा कमाते हैं, कितने लोग आते हैं क्या पैसा घुसाते हैं। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, लेसन ओवर हियर, द फर्स्ट लेसन। इस वीडियो में ना बहुत सारे मैं लेसन आपको बताते जाऊंगा, यू कैन नोट इट डाउन और आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, आप नोट या फोटो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये बाद में खुद के लिए नोट्स बना सकते हो। तो वापस आते हैं लेसन नंबर 1 जो जेसे लिवरमोर ने देखा। वो पहला पॉइंट था कि उसने स्टडी किया कि जितने को लोगों को भी लॉस होता है, दे आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, नो ट्रेडिंग प्लान, कोई रूल्स नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है लॉस का। मतलब जो मैक्सिमम लोगों का लॉस होता था, दे आर डूइंग गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ। तो ये पहला लेसन हुआ। ये करते 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 उनका खुद का इंटरेस्ट जागने लगा। तो उसने अपना पहला ट्रेड लिया, यू नो, $5-10 से ट्रेड लिया एक दोस्त के साथ मिलकर के, और उसको $3 का फायदा हुआ। अब इतने छोटे बच्चे का अकाउंट कहां खुला, तो ही स्टार्टेड ट्रेडिंग एट बकेट शॉप। बकेट शॉप अमेरिका में हमारे लिए डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग मतलब आपके एरिया का कोई बंदा है, उसने बोला हाँ चलो मेरे यहाँ ट्रेडिंग कर लो। आपने उसका फोन नंबर ले लिया और उसने एक वेबसाइट बता दी, ये वेबसाइट पे रेट देख लो, हाँ मेरे लिए 5 निफ्टी का फ्यूचर लॉट खरीद लो, हाँ गोल्ड इतने का खरीद दो, और हाँ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पहुंच गया, लॉस हुआ तो लॉस उसे दे दो। मतलब आपके अगेंस्ट बेटिंग कर देने वाला, आपके अगेंस्ट ट्रेड ले लिया उसने। धीरे धीरे करके वो यार इतना पैसा कमाने लग गया कि अपनी जॉब से ज्यादा तो वो यहां से कमाने लग गया। जैसे ही $1,000 उसने जमा करे, उसने अपनी जॉब छोड़ दी और खूब ट्रेडिंग करी, उसने खूब ट्रेडिंग करी और वो प्रॉफिट बनाने लगा। वो इतना प्रॉफिट बनाने लगा कि उसको बकेट शॉप ओनर्स ने बोला अब तू निकल यहां से, तेरे को हम यहां पे नहीं, तेरे को साथ हम नहीं कर सकते ट्रेडिंग, तेरे को ये नहीं खिलवा सकते, और उसे बैन करना चालू कर दिया था।
ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस एज में उसने उस शहर में, छोटे से शहर में अपना नाम बनाने लग गया। लेकिन जहां उसे लोगों ने बैन कर दिया ट्रेडिंग शॉप से, बकेट शॉप से, उसने बोला अब अपनी किस्मत आजमाई जाए, जिंदगी के नेक्स्ट चैप्टर जब वो 20 साल का हुआ, न्यूयॉर्क जाया जाए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाया जाए और वहां जाके ट्रेडिंग की जाए। तो बंदा फुल 5 साल की तैयारी है, 14-15 साल की से ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे कमाए, $10,000 तक कमा लिए थे, लेकिन $2,500 लेकर के पहुंच गए। $2,500 उस समय कम से कम $1,00,000 के बराबर होगा, मान के चलिए आप, $50,000 के बराबर होगा। उतना पैसा लेकर के ब्रोकरेज कंपनी गए, अकाउंट खुलवाए और ट्रेडिंग चालू की। अब बताइए क्या हुआ होगा? हम लोग को बहुत रिलेशन मिलेगा अप्स एंड डाउन से। पहुंचे और पूरा पूरा अकाउंट खत्म, पूरा का पूरा पैसा लॉस हो गया। तब लेसन उसको एक और मिलता है कि ट्रेडिंग हमेशा से आसान नहीं होती, आपको झटके खाने पड़ते हैं। और तब मालूम चला कि ट्रेडिंग करना इतना आसान भी नहीं है। अब क्या करते भाई, पैसे ही खत्म हो गए, तो वहीं किसी से $500 की उधारी मांग करके वापस आए अपने छोटे शहर। फिर जो शॉप में अलाउड था वहां पे ट्रेडिंग करी, करते 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 करके उसने और पैसे कमाए। तो $500 उधारी लेकर के बंदा वापस से जाता है बकेट शॉप और वापस से $2,800 कमाता है और वापस आता है, $500 की उधारी चुकाता है और फिर से ट्रेडिंग करने लगता है। और ट्रेड करते करते कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इसका एक रीजन है कि जो बकेट शॉप था वहां पे बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती थी, काइंड ऑफ इंट्राडे या इंट्राडे से भी छोटी मान के चलिए। और एनवाईएसई में अगर आप जाके ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना पड़ता था, 2-4 दिन वेट करना पड़ता था, तो थोड़ा टाइम फ्रेम का एक प्रॉब्लम फेस करने मिला। एक लेसन उसने सीखा। दूसरा उसने बोला कि जो सबसे बड़ा लेसन उसने सीखा कि वो सिर्फ ब्रेक इवन कर पा रहा था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। वो रीजन ये था कि उसको बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो रहा था, मतलब उसको लगता था कि हर दिन ट्रेड लेना है, हर समय ट्रेड लेना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि यू हैव टू सिट ऑन कैश व्हेन देयर इज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि द रीजन फॉर लॉस वाज इम्पेशंस, कि उसे लग रहा था ट्रेड लेना जरूरी है और कहीं ना कहीं ट्रेड में रहना है। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन उसने सीखा। तब करने के बाद वो फिर से पूरा पैसा लूज कर गया और लूज करने के बाद उसने फिर से एक बार सोचा, आखिरी में हाइब्रिड बकेट शॉप नाम की शॉप्स चालू हुई सेंट लुइस नाम के शहर में। वो वहां गया, डिस्गाइज पहन के, टोपी लगा के, मूंछ लगा के, सब करके $10,000 तक उसने जमा किए। उसका लक बहुत अच्छा चलता था बकेट शॉप में, क्योंकि वो उसकी ट्रेडिंग की जो ट्रेडिंग प्लान था, उसका सिस्टम था, उसी तरीके का बना हुआ था। देखो ओवरऑल बंदे ने क्या, अब सेंट लुइस नाम का नया शहर था, वहां भी वो पकड़ा गया और उसे बैन कर दिया गया टोटल एसोसिएशन ने। अब $10,000 लाके 1901 में उसने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब असली कहानी स्टार्ट होती है। अपना पहला ट्रेड उसने, बड़ा ट्रेड जो लिया, नॉर्दर्न पैसिफिक नाम की कंपनी में शेयर बाय किया और अपने $10,000 को इस बुल रन में $50,000 कर दिया। $10,000 को $50,000 कर दिया और जबरदस्त एक प्रॉफिट बनाया। देखो अब आपको लग रहा होगा जिंदगी सही हो गई है। हाँ, ये सही हुई और तुरंत उस पैसे को 2 शॉर्ट ट्रेड्स में, शॉर्ट मतलब शॉर्ट किया उसने मार्केट में, लूज कर दिया। उसे लगा कि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। और देखो सीखने वाला पॉइंट, लेसन ओवर हियर, वैसा ही हुआ जैसा उसने एंटिसिपेट किया था, बट कुछ दिन बाद हुआ। बट उसने ये बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे कर लिया अपने लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन जो लिवरमोर ने सीखा वो ये था कि एक इंसान को असली पैसा लॉस करना बहुत पड़ता है रियल लेसन्स सीखने के लिए। असली पैसा लॉस किया तो रियल लेसन्स मिले। दूसरा लेसन हमको यहाँ पे ये बताया गया, ही सेड कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। गैम्बलिंग इज प्रेडिक्टिंग व्हाट मार्केट विल डू नेक्स्ट, जो बहुत कठिन है कि आप बताओ मार्केट में कल क्या होने वाला है। और ट्रेडिंग, उसने वर्ड स्पेकुलेटिंग यूज किया, बट हम बोलते हैं ट्रेडिंग मतलब होता है कि हम पहले मार्केट को मूव करने देते हैं और जैसा मार्केट मूव किया उस हिसाब से हम एंट्री करते हैं। नेक्स्ट थिंग इसने जो बीच में सीखी वो लेसन ये था कि उसने ये चीज ऑब्जर्व किया कि बहुत जल्दी एग्जिट कर देता है। जब भी कोई ट्रेड पॉजिटिव साइड जाता है वो अपने प्रॉफिट्स बहुत जल्दी लॉक कर लेता है। तो ये एक बहुत क्रूशियल बात है जो हम भी अपनी ट्रेडिंग में करते हैं कि जब भी प्रॉफिट होता है हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं। तो उन्होंने अपने लिए प्लान बनाया कि अपने आप को ना अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना है। अभी तक जैसे लिवरमोर एक एक्सपर्ट नहीं बने थे, अभी भी वो टिप्स दिया करते थे, सुना करते थे और छोटे मोटे माइनर फ्लक्चुएशन से एग्जिट क्या कर देते थे। उसने ये भी चीज सीखी कि अपना प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए जब तक कि स्टॉक और मार्केट एग्जिट करने का कोई रीजन नहीं दे रहा है। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू एग्जिट। सो दीज आर द लेसन्स ही अंडरस्टूड। अब अच्छा टाइम आने वाला है जैसे लिवरमोर का, बट वो अच्छा टाइम क्यों आने वाला है? क्योंकि उसने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फाइनली फॉर्म कर ली। उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। प्रोबिंग मतलब प्रोब करना। पहले वो कोई भी ट्रेड को लेता था तो पूरा कैपिटल एक बार में नहीं डालता था। वो क्या करता था, जब भी कोई नया हाई बनाया किसी स्टॉक ने, कोई ब्रेकआउट आया तो वहां पे अपना ट्रेड एंटर करता था, प्रोबिंग। और अगर वो ट्रेड
नहीं चला तुरंत एग्जिट कर देता था, छोटी क्वांटिटी थी। लेकिन अगर ट्रेड चल गया तो वो थोड़ा सा और पैसा डालता था। प्रोब करना मतलब थोड़ा पैसा डालना, पिरामिड करना मतलब अब अपनी क्वांटिटी बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ती। अगर वो स्टॉक फिर से काम करने लग गया, फिर से क्वांटिटी डालना, पिरामिडिंग। तो ये स्ट्रैटेजी अभी भी आपने सुनी होगी, बट मैं आपको एकदम सही से बताता हूं। ये मेन स्ट्रैटेजी थी जेसे लिवरमोर की, कि वो सबसे पहले बहुत कम कैपिटल इन्फ्यूज करते थे, जिसे प्रोबिंग कहते हैं। और अगर नहीं चला एग्जिट, बट चल गया पिरामिडिंग बढ़ाओ, चल गया एक और क्वांटिटी अलग, चल गया पूरा कैपिटल डाल दो। इस तरीके से प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग ये सबसे प्रॉफिटेबल टेक्निक नहीं है, बट ये रिस्क एवर्जन वाली टेक्निक है कि रिस्क को आप यहां पे मैनेज कर सकते हो। तो देखो स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है, प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। अब इसे कैसे यूज किया गया आने वाले समय में वो डिस्कस करते हैं। तो ईयर 1906 एक बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आने वाला था, एक बियर मार्केट आने वाला था। उसने ये टेक्निक स्टार्ट की, ही स्टार्टेड सेंडिंग प्रोब्स ऑन द शॉर्ट साइड ऑफ द मार्केट, और मार्केट गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था, ही स्टार्टेड पिरामिडिंग, एडेड मोर क्वांटिटी मोर क्वांटिटी मोर क्वांटिटी। 1907 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है, बहुत बड़ा मार्केट फॉल आता है, वर्ल्ड वॉर वगैरह भी चल रहा होता है। और उसी समय पे मार्केट इतना बड़ा फॉल करता है कि वो $1 बिलियन कमा लेता है। 24 अक्टूबर 1907, जिस दिन अकेले एक दिन बंदा $3 मिलियन बना लेता है। अभी $3 मिलियन कम से कम 40-50 मिलियन डॉलर के बराबर होंगे, $100 मिलियन के बराबर होंगे आज के समय के। एक दिन में जिस दिन लोगों का बड़ा लॉस हुआ, हाईली मार्केट परेशान है, सब लोग मार्जिन कॉल आ रहा है, सब लोग परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन का दिन माना जा रहा है। He made a fortune of $3 मिलियन एक अकेले दिन में 24 अक्टूबर। He became a multi-million dollars उसने कमाए इस इतने बड़े समय पे। इतना गलत हो गया मार्केट में, इतना बड़ा डिप्रेशन आ गया कि जेपी मॉर्गन, कौन थे जेपी मॉर्गन? चेस बैंक, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट के किंग थे मान सकते हैं। उनको पर्सनल मैसेज भेजना पड़ा जेसे लिवरमोर को कि स्टॉप शॉर्टिंग द मार्केट। तो जेसे लिवरमोर को इतना अच्छा लगा कि इतना बड़ा आदमी उसे कांटेक्ट कर रहा है और वो रिस्पेक्ट भी करते थे, तो स्टॉप शॉर्टिंग द मार्केट, वेंट लॉन्ग। बहुत सारे शेयर उसने खुद खरीदे, उसको देख के और लोगों ने खरीदे, उन्होंने बहुत पैसे बनाए। तो इस तरीके से मार्केट में उनका नाम हो गया द ग्रेट बियर करके, द ग्रेट बियर, इस तरीके से उनका नाम भी रख दिया गया। तो नाउ इस मार्केट में उन्होंने अपना काफी बड़ा नाम बनाया। इस बड़े मूवमेंट से उसने एक चीज दोबारा से डिक्लेयर की, लेसन आता है, लेसन ये है कि बिग मनी इज मेड इन द बिग स्विंग्स ऑफ द मार्केट। ये चिल्लर पैसे के पीछे हम सब पड़े रहते हैं कि हर दिन ट्रेड करके ऐसा कर लें, बट जेसे लिवरमोर हमें बताते हैं कि द बिग मनी इज मेड ऑन द बिग स्विंग्स ऑफ द मार्केट। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके सारे लेसन पुराने वाले याद रखने पड़ेंगे कि होल्ड भी करना है, ये करना है। तो प्रोब्स भेजो, पिरामिड करो, चल रहा है तो, नहीं चल रहा है तो कट करो। सो बिग मनी इज मेड फ्रॉम द बिग स्विंग्स इन द मार्केट। अब देखो भाई, सक्सेस के साथ थोड़ा सा एरोगेंस भी आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, सब कुछ आता है। अब देखिए जो बंदा देख रहे हो कितने छोटे से स्टार्ट किया, अभी $1 बिलियन में पहुंच चुका है, करोड़पति बन चुका है कि अब मैं यहां तो $1 मिलियन कमाई चुका, अब कमोडिटी मार्केट में भी घुसता हूं, क्योंकि किसी भी मार्केट में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। ये कॉटन पे लॉन्ग जाता है और वो कैलकुलेट करता है कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर लॉस हुआ तो भाई जितना कमाया सब घुस जाएगा। कॉटन पे लॉन्ग चले गए और किसी के कहने पे और खुद के रूल तोड़ने लगे। क्या रूल तोड़ने लगे? लॉस कट करना है किसी परसेंटेज लेवल पे, ये लॉस कट नहीं कर रहे हैं और अभी और पैसा नहीं डालना है, बट ये और पैसा डाल रहे हैं, अपने लूजिंग ट्रेड को एवरेज कर रहे हैं बचाने के लिए। भाई करते करते इतनी सक्सेस अचीव करने के बाद एक गलत इंसान की टिप पे, अब अपने खुद के रूल तोड़ने पे भाई इसने बहुत बड़ा लॉस कर डाला। लगभग इतना बड़ा लॉस कर डाला कि जितने भी पैसे कमाए थे वो पैसे पूरे के पूरे घुस गए। समझ रहे हो? करोड़ों रुपए, 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास वापस से घुस गए और प्रॉब्लम हो गई। तुरंत उससे लेसन होता है जब कभी भी लिवरमोर ने अपने खुद के रूल्स तोड़े, कितने परसेंट पे लॉस कट करना है, लूजर्स पे एवरेज डाउन नहीं करना है, जब रूल तोड़ा तब तक उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ओवर हियर कि नेवर गेट एरोगेंट बिकॉज ऑफ द ओल्ड सक्सेस एंड नेवर ब्रेक योर ओन रूल्स। अब ये करने के साथ साथ भाइयों क्या होता है कि मतलब लॉस तो हो ही गया और लॉस होने के साथ साथ उधारी अलग हो गई। लगभग $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए का लोन आ गया है अपने ऊपर। आप समझ रहे हो? लोन आ चुका है। बंदा इतना परेशान हो गया, कहां करोड़पति किंग आदमी इतनी ऊंचाइयों पे था, यॉट खरीद रहे थे, घर खरीद रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, बैचलर थे तो एंजॉय कर रहे थे लाइफ। अभी उधारी हो गई 8 करोड़ की, $1 मिलियन डेट में आ चुका है। बंदा इतना परेशान हो जाता है कि उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ जाती है। बैंकरप्सी अमेरिका में आप डिक्लेयर कर दो कोर्ट जाके तो लोग आपको परेशान नहीं करते, इंडिया जैसा नहीं है वहां पे, बट बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई भाई, खत्म जिंदगी।
आप बैंकरप्ट हो चुके हो, समझ रहे हो, कहां से कहां वापस बैंकरप्ट हो चुके हो, वहां गए वापस आ चुके हो। अब 4 साल तक मतलब मार्केट में उसकी जिंदगी बहुत साइडवेज, जिंदगी भी साइडवेज जाती है, मार्केट भी साइडवेज जाता है, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं और फिर बहुत हाथ पैर मार के जुगाड़ करके एक कंपनी उनको बोलती चल तुझे लाइन ऑफ क्रेडिट दी, यानी कि तू 500 शेयर खरीद लो, कितने के भी हो, $100 के, $50 के, $1000 के, जो खरीद, 500 शेयर का आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। देखो अगर मैं अब लेसन टाइम और स्टोरी टाइम, अगेन एक स्टोरी आने वाली है। अब अगर आप में से किसी का बैंक अगर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो हो चुका है, पैसा नहीं, कैपिटल नहीं है, आपको अचानक से कोई बोलते चल यार तेरे को एक मैंने दिए 25 लाख रुपए, आपको अगर मंडे मॉर्निंग मिला, आप मंडे को ही ट्रेड कर डालोगे, आप ट्यूसडे को ही ट्रेड कर डालोगे। लेकिन जब जेसी लिवरमोर को फंड वापस मिला, उसने ट्रेड नहीं किया, उसने 6 हफ्ता डिटेल्ड डेप्थ में स्टडी करा और सिर्फ स्टडी किया और उसने एक बहुत पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी यूज करी, राउंड नंबर वाली। अब वो क्या होती है बताता हूं। उसकी स्ट्रैटेजी थी एट पार लेवल। देखो इतना पैसा आ चुका है लेकिन यूज नहीं करा, 6 हफ्ते स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बेथलम स्टील नाम के एक शेयर पे लॉन्ग गए। $98 का शेयर था, जब वो ब्रेकआउट किया तो 98 के आसपास पहुंच गया, उनने लॉन्ग गए, लॉन्ग जाते ही वो एक $100 का जब राउंड नंबर क्रॉस किया, $114 पे पहुंचा, तो थोड़े और प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आया तो और लाइन ऑफ क्रेडिट मिली, 500 शेयर और उठाए, तुरंत कुछ समय के अंदर $145 पे वो शेयर पहुंच गया, $50,000 का प्रॉफिट बना डाला एक ट्रेड पे, $50,000 का। अब उसी पैसे को यूज करते करते इसी रैली में ही मेड अराउंड $500,000, मतलब $5 लाख बना डाले, फिर 5 लाख बना के 1.5 लाख पे रुके। समझ रहे हो कितना अप और कितना डाउन चल रहा है, मतलब जिंदगी कैसी चल रही है। लेकिन फिर भी बंदा, इस सबसे बड़ी बात क्या, पैसा नहीं कॉन्फिडेंस कमाया, कॉन्फिडेंस वापस आता है खुद के ऊपर कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। अभी $1.5 लाख तो है अपने पास। अब इस $1.5 लाख का क्या हुआ आगे सुनते हैं। अब ईयर 1916 में फिर से उसका थोड़ा नाम वापस बनने लगा, फिर से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई, मार्केट में एक कुछ इस तरीके का मूवमेंट आया, एक न्यूज भी लीक हो गई कि वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ, बट जेसी लिवरमोर ने अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके वापस से $3 मिलियन के आसपास फिर से कमाए। अब देखो उसने वापस से पैसे कमाए, वापस से नाम बनाया, वापस से सब लोगों को मालूम चल गया कि बंदा बैंकरप्ट होने के बाद वापस आ चुका है। जब उसके पास पैसा आया तो लीगली ही वाज नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो लोगों को उधार वापस करे, फिर भी उसने अपना पैसा उधार वापस किया। तो लेसन ओवर हियर, इंसान के कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके का है। लीगली देने की जरूरत नहीं थी $1 मिलियन, फिर भी क्योंकि कमा लिए पैसे वापस कर दिए। प्लस उसने एक और लेसन दिया यहां पे कि उसके बाद उसने एक ट्रस्ट अकाउंट यानी कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोला और हमेशा उसमें कुछ पैसे फंड करता था। क्यों? इसके बाद गलती से कोई नेगेटिव दिन आ गया तो वो मेरे को मदद करेगा कैपिटल में, प्लस अगर मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया एक बड़ी पोजीशन में तो मैं पैसा यूज कर सकता हूं। तो वन मोर लेसन ओवर हियर कि उसने एक और बैकअप अकाउंट बनाया जिस अकाउंट को यूज करके वो फ्यूचर में अपनी सिक्योरिटी लाता है। अब आता है 1928, एक सॉलिड बुल मार्केट आता है, सेम स्ट्रैटेजी, प्रोबिंग भेजे और काम करने लग गया, अपना प्राइस बढ़ाते गए, बुल मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमाते मार्केट में जब उनकी स्ट्रैटेजी थी वो हमेशा ना किसी भी इंडस्ट्री का लीडर देखते थे। जैसे मान लो बैंकिंग है तो HDFC बैंक को देख रहे हैं, एनर्जी तो रिलायंस को देख रहे हैं। जब उनमें मोमेंटम आना खत्म होता था तो पूरा इंडस्ट्री गिरने लगता, पूरा सेक्टर गिरने लगता था। तो जब ये बुल मार्केट में पैसा कमाया और जब सब कुछ पॉजिटिव बात आने लग गया तो सब बहुत बढ़िया पॉजिटिव बातें, ओवर एक्सुबरेंस है ना, एकदम सब लोग खुश हैं, हर कोई बात कर रहा है स्टॉक मार्केट की, तब इन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी। और ये एक क्वालिटी सारे ट्रेडर्स के अंदर होती है कि जब सब लोग अच्छी बातें कर रहे होते तब वो ध्यान देते हैं कि कब मार्केट बदल सकता है। इनके लिए सिग्नल था कि अच्छे बुल मार्केट के बाद मार्केट एक साइडवेज रेंज में जाने लग गया था। अभी साइडवेज रेंज में जाने के बाद क्या होता है, मार्केट में इन्होंने सेंड किए प्रोब्स, शॉर्ट साइड के ट्रेड्स देने लग गए और एक इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला है, इन्हें पता नहीं था। ही ऑलवेज सेंड हिज प्रोब, मार्केट गिरता है और पिरामिडिंग की, मार्केट गिरता है और पिरामिडिंग की, करते 1929 का ग्रेट क्रैश बोलते थे, ग्रेट क्रैश ऑफ 1929 फाइनली सामने आता है। इतना बड़ा क्रैश मार्केट में आता 1929 साल के अंदर कि बहुत बड़ा डिप्रेशन वाला टाइम था, लोग सुसाइड कर रहे थे, जहां लोग बालकनी, अपने ऑफिस की बालकनी से जंप कर रहे थे, मर रहे थे। ही वॉज हैविंग हिज बिगेस्ट पेडे अराउंड $100 मिलियन, यानी कि अराउंड $1.5 बिलियन आज का, उस समय का $100 मिलियन, आज का $1.5 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बंदे ने उस रन में कमाया। इतना कमा लिया कि कुछ लोगों को लगा कहीं इसके कारण तो मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। He started getting डेथ थ्रेट्स कि उसको धमकियां लगी कि तुझे मार डालेंगे।
उन लोगों से जिन लोगों का सब कुछ लुट गया। कई लोगों का सब कुछ लुट गया, मार्जिन कॉल, लेवरेज, ये वो, उधार उधार, सब कुछ बर्बाद हो गया। उन सब ने तुझे तो मार डालेंगे। तो देख रहे हो आप, एक तरफ सक्सेस मिलने से इंसान को किस तरीके की थ्रेट्स मिलती है, किस तरीके की नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि उससे उसके बाद ही एसईसी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को फॉर्म किया गया। बट लिवरमोर ने बोला कि सब फालतू बातें हैं, कुछ भी हो जाए, द वॉल स्ट्रीट नेवर चेंजेस, द पॉकेट चेंजेस, द स्टॉक चेंजेस, बट वॉल स्ट्रीट नेवर चेंजेस बिकॉज पीपल विल नेवर चेंज। साइकोलॉजी वहीं की वहीं रहेगी। जैसे लिवरमोर एक ब्रांड न्यू सक्सेसफुल इंसान बन गए, इतना पैसा कमाया उन्होंने कि ही वॉज एवरीवेयर इन द न्यूज। द ग्रेट बेयर नाम का उनको नाम भी मिल गया वहां पे। ये होते होते ना, जिस लिवरमोर को बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ी अपने पर्सनल लाइफ में, यू नो, ज्यादा शादियां करना, डाइवोर्स करना, बच्चे, देन पर्सनल अलग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण काफी डिप्रेशन भी उनको झेलना पड़ा लाइफ में। ये हुआ कि आपको यकीन नहीं आएगा, 1934 में एक बार और बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई। समझ रहे हो, 10,000 करोड़ रुपए होने के बाद भी करनी पड़ गई बैंकरप्सी। पता नहीं, मतलब ये बहुत प्राइवेट चीज रही है उनकी लाइफ की कि और बच्चे हुए, तीसरी शादी करनी पड़ रही है। तीसरी शादी जिससे हो रही है उसका हस्बैंड पहले ही सुसाइड करके मर चुका है, दूसरी वाइफ का कुछ हो गया है, दूसरी वाइफ ने पहली वाइफ के बेटे को मार दिया, कुछ अजीब सा, मतलब इतना गलत कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ठीक तरीके से। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस ही गॉट टू डिप्रेस्ड, स्टार्टेड लूजिंग मनी, फिर से बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। इतना सब करने के बाद इस बंदे ने क्या करा, 1940 में इन्होंने एक बुक लिखी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। इन्होंने खुद बुक लिखी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। ज्यादा चली नहीं, क्योंकि तभी डिप्रेशन था, लोग चिढ़ते थे स्टॉक मार्केट से, तो चली नहीं वाली बुक। फिर क्या हुआ, एक बुक किसी और एडवर्ड नाम के बंदे ने एक बुक इनसे इंटरव्यू करके लिखवाई, जिसका नाम था रेमिनेंसेस ऑफ स्टॉक मार्केट। ये मैंने कुको एफएम वाला ऐप है, उसमें मैंने बताया था, ये बुक वहां पे अवेलेबल, सुनना करके, आई होप सुना होगा आप लोगों ने। तो वो बनाई। एक और बुक रिचर्ड वाइकॉफ नाम के बंदे ने इनसे मिलकर के, तो इनके ऊपर ना 2-3 बुक लिखी गई। एक तो खुद लिखी है, दो किसी और लोगों ने लिखी हुई है। किया देखो, बुक चली नहीं, सब हुआ नहीं, और एक दिन क्या होता है, न्यूयॉर्क के एक होटल में एक अपने मुंह में एक बंदूक डाल के 63 इयर्स की एज में सुसाइड कर लेते हैं। एंड ही फिनिश्ड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग बट बिकॉज यू नो एवरीथिंग। जब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल मिक्स हो जाती है, आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। अब हमको बात करनी है कि इस कहानी से हमको इस बंदे से सीखने के लिए क्या क्या मिल सकता है। देखो, वो वाकई में एक जबरदस्त ट्रेडर थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, यू नो, कि जब मार्केट नया हाई बनाता था तब उसको बाय करके प्रॉफिट बना लेते थे, क्योंकि उस समय पे लोगों को यही लगता था बाय द डिप, जब प्राइस गिरे तभी खरीदो। उस समय पे ही मेड सबसे पहले राइजिंग स्टॉक्स को पकड़ते थे, जब मार्केट गिरता था तो शॉर्ट कर लिया करते थे। इतना सब करके ही मेड, यू नो, अपने लिए प्राइवेट ऑफिस बनाया, बिना बहुत कम स्टाफ के साथ काम करते थे, मल्टीपल ब्रोकर यूज करते थे ताकि वो क्या कर रहे हैं लोगों को मालूम ना चले। ही वॉज damn sure a great trader. He was such a great trader कि he became student of market all his life. उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ साइकोलॉजी की क्लासेस भी ली, मतलब लिटरल प्रोफेशनल साइकोलॉजी क्लासेस के बारे को उन्होंने लेना चालू किया। इससे मालूम चलता है he was very serious about it. अब हमको सीखने क्या मिलता है, सीधे पॉइंटर्स पे आते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 1, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ना स्टॉक मार्केट एक लेजी आदमी के लिए, स्टूपिड आदमी के लिए बना नहीं है। ये मेंटली अलर्ट और एक्टिव इंसान जो है, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट बंदा होता है, जिसका दिमाग चलता है, ये उसके लिए बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है कि जिसका इमोशनल बैलेंस अच्छा नहीं है, वो तो मार्केट कर ही नहीं सकता। यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू वांट टू सक्सीड इन स्टॉक मार्केट। देन उन्होंने कहा कि ये उसके लिए तो बिल्कुल नहीं, जो गेट रिच क्विक बनना चाहता है, जो जल्दी से पैसा कमाना चाहता है, वो बंदा बहुत जल्दी पैसे लूज कर डालेगा। स्टॉक मार्केट में आकर के आपको ट्रेडिंग रूल्स बनाने पड़ते हैं और पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अगला लेसन वो देते हैं कि अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के बारे में बहुत शांत रहना चाहिए। यू शुड नॉट मेक एवरीथिंग पब्लिक। कुछ चीजें आप बता दो, कुछ चीजें ना बताओ, बट हर चीज अगर आप हर किसी को बताने लगोगे तो आपका इमोशनल बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज रहेगी। तो दिस वाज अ लेसन फ्रॉम हिम कि कीप योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस प्राइवेट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, सबसे पहला इमोशनल कंट्रोल, की आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए मतलब कब कौन सी कंपनी का क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो। तीसरा, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता, जब आप बीच में होते आप किसी भी काम को करते हो, स्टार्ट, मिड, एंड, मिड में सब खराब लगता है, पेशेंस होना चाहिए कि आप उस चीज को पूरा कर पाओ। देन जो उन्होंने 4 की स्किल्स बताई हुई है कि ऑब्जर्वेशन, एक बंदे को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, एक बंदा अलर्ट रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला मेमोरी, कि आपको आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, कि आपको जो
पास्ट की मिस्टेक्स थी वो आपको याद रहे। तीसरी चीज मैथमेटिक्स की, आपका जो कैलकुलेशन है, जो नंबर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और चौथा उन्होंने बोला एक्सपीरियंस की, लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमेशा वही क्वालिटी जो होनी ही चाहिए ये उनके हिसाब से थी, अब इनमें से अपन अपनी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैथमेटिक्स ही हो या फिर यही हो, फाइनेंस हो, अपन को खुद डिसाइड करना है। तो अब सीधे बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग तो समझ गए। दूसरा उनका जो टेक्निकल स्ट्रैटेजी था वो था प्राइस एंड वॉल्यूम। अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आता है और बड़ा वॉल्यूम आता है, he will directly go for a breakout। बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, प्राइस मूव नहीं करता, he is suspicious, he is planning to short the market। तो वॉल्यूम के साथ उनका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। तो उनकी सारी स्ट्रैटेजीज में वॉल्यूम एकदम की, जब तक हाई वॉल्यूम नहीं होगा तब तक वो मार्केट देखेंगे भी नहीं। फाइनली सबसे बढ़िया एडवाइस जो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल इस बुक के इसके पहले से फॉलो करता आ रहा हूं, कि जब कभी भी हायर वॉल्यूम के साथ हायर प्राइस ब्रेकआउट आता है ये लॉन्ग जाते हैं। इनको जानने की जरूरत नहीं क्यों ऊपर गया, क्यों ब्रेकआउट आया, क्यों वॉल्यूम आया, क्योंकि क्यों से कोई मतलब नहीं है, क्या से मतलब है, कैसे करने से मतलब है। ये प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट का। तो नेवर गो विद द न्यूज ट्रेडिंग, ओनली फॉलो द टेक्निकल्स। एंड टेक्निकल्स में जो दिखता है ना ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, क्या बताता है भाई? कोई न्यूज आई है जो पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट में आया हुआ है, यही तो बताती है। ट्राई टू फॉलो द मार्केट विद टेक्निकल्स, ये भी कहते हैं। तो अब फटाफट समराइज करते हैं उन्होंने की सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट से फाइट ना करें, मार्केट के साथ जाएं। मार्केट जो कहता है वो करें, ना कि आपको जो लगता है वो करें। दूसरा, प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग टेक्निक को यूज करें। कभी भी पूरा पैसा चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेड में मत लगाएं, क्योंकि आपको लग रहा है वो ट्रेड काम करेगा, कि वो सच में काम करेगा क्या? अगर करेगा तो बताएगा ना, आपको ग्रीन दिखेगा। अगर रेड दिखा तो तुरंत कट कर दो स्मॉल लॉस में। बट अगर वो चला तो एक बार और पैसा ऐड करो, अगर वो काम करे तो और पैसा। बेसिकली दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे में करना बार बार तो पॉसिबल नहीं होगा, बट 2 टाइम प्रोबिंग कर सकते हैं कि ट्रेड लिए और चलने लगा तो ऐड किए। प्रॉफिट कम होगा बट लॉस भी कम होगा ना, बट लॉस तो और कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप हमेशा हाफ क्वांटिटी से लॉस करोगे तो प्रॉफिट करोगे, तो डबल क्वांटिटी से प्रॉफिट करोगे तो बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, बट कुछ तो होगा। स्विंग ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगी आपके लिए। अगला रूल है कट योर लॉसेस व्हेन दे आर स्मॉल। इसीलिए प्रोबिंग टेक्निक यूज की तो लॉसेस जल्दी कट कर सकते हैं। दूसरा, अगला लेसन है लेट योर प्रॉफिट्स राइड। जब तक कि मार्केट या स्टॉक आपको रीजन नहीं देता एग्जिट करने का, आप एग्जिट ना करें। ट्राई टू यूज सम मूविंग एवरेज, जैसे 20 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग को अपने मैनेज करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मे बी 15 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इट ऑन योर ओन कि कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। देन उन्होंने बोला नेवर ट्रेड इन चीप स्टॉक्स, जहां पे वॉल्यूम और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो। कभी उन्होंने नहीं किया। आप करते हैं, आप ढूंढते हैं 1 रुपए का स्टॉक, 5 रुपए का स्टॉक, 10 रुपए का स्टॉक, हमेशा न्यूज वाले स्टॉक की तरफ जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ट्रेड विद द इंडस्ट्री लीडर्स, जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें ट्रेड करना चाहिए, जिनमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी हमेशा हाई होती है। उन्होंने बोला ऑलवेज अवॉइड टिप्स एंड कॉल्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। हमेशा खुद का रिसर्च, खुद की कहानी, खुद की थ्योरी, खुद के रूल्स पे काम करिए, भले समय लग जाए, क्योंकि कभी भी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक कि आपको थोड़ा सा भी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे होता है कि आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा। हाँ, लर्न कीजिए, हेल्प लीजिए, कंसेप्ट सीखिए, बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए, कोर्सेज करिए, आपको जो पसंद है, लेकिन दूसरों पे डिपेंड मत हो जाइए कि भाई ये बताएगा तो ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज आप कुछ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो मैंने कितना लंबा बनाया, कैसा बना, क्या बना, सबके जज आप हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू। अब मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। देखो, बंदे की लाइफ बहुत अप एंड डाउन से भरी थी। मेरे लिए सीखने के बहुत सारे पॉइंट्स से मैं आपको क्लियर बताता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स पसंद आए, कि उसकी प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये सही तरीका है, लॉसेस भी कम कर सकते हैं और प्रॉफिट भले उतने ना बढ़ा पाए बट प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा, मुझे सबसे अच्छा लगा कि ही डोंट केयर अबाउट द व्हाइज ऑफ द थिंग। उसे अगर उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से चीजें मिल रही है वो ट्रेड करेंगे। उसके बाद उनकी जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि he always went for quality rather than quantity. He always preferred good quality stocks, industry leaders, lesser number of trades. उन्होंने बोला कि जितने वेकेशंस ब्रेक्स लेने लो बट बैठो। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जब वो बैंकरप्ट है, बंदा कंगाल है, पैसे के लिए मर रहा है, उस समय उसे पैसे मिल जाते बट वो 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना वेट करता है राइट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आने का और उसके बाद अटैक करता है मार्केट पे। तो मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी। आपको कौन सी बातें अच्छी लगी? आपको इस बंदे के अंदर कौन सी चीजें लगी जो, हाँ, एक चीज जो मैं समझ गया कि वो भी मैं सीखूंगा कि पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाए, शादियां, डाइवोर्स और बच्चे और ये वो और पता नहीं क्या क्या करा, मुझे नहीं पता, वो चीजें उतनी पब्लिक भी नहीं है। एनीवेज, ये मुझे बताती है कि मुझे लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी अपने आप को बनाना है।
दूसरों को नहीं बनाना है। डेफिनेटली फैमिली इज इंपॉर्टेंट एंड फैमिली को मैं बहुत प्यार करता हूं, हर कोई करता है, करेंगे। बट आफ्टर दैट इफ यू वांट टू ग्रो प्रोफेशनली, आप सेल्फ रिस्पेक्ट लूज नहीं कर सकते किसी इंसान के लिए। तो यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने गोल्स को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी पर्सनल लाइफ स्टेबल रखो, अपने आप को रिलैक्स मैनर में रखो। तो ये भी भले उसने नेगेटिव करा वहां पे, मैं उस चीज को पॉजिटिवली लेता हूं और सीखता हूं कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैं प्रोफेशनल लाइफ की तरह मैनेज करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, आपको कौन सा लगा आप बताओ कमेंट्स में। और देखो एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस तरीके की सीरीज निकालना चाहता हूं, यू नो, बिजनेस केस स्टडीज और लोगों को स्टडी करना, आपके लिए कहानियां लाना। उस कहानियों से मेरा गोल है कि एंटरटेनमेंट भी मिले और इंफॉर्मेशन भी मिले और यू नो आप तक एक बढ़िया कहानी पहुंच जाए ताकि आप ग्रो कर पाओ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक करने से मेरे को मालूम चलेगा कि यू लाइक द वीडियो। मैं बिल्कुल कोई टारगेट नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं है कि क्या मैं 10,000 लाइक इसमें मुझे मिल पाएंगे, वो अगली बार बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके की वीडियोस में कंटिन्यू करूं, मैं और बनाऊं आपके लिए, टेक्निकल तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मार्केट एनालिस्ट तो बनेगा और डेली वाला भी आएगा सून, तो सब कुछ आएगा टेक्निकल में। बट ये भी चाहिए, क्या चाहिए, तो लाइक कर देना। और देखो एफर्ट है कि बहुत दिन बाद बोल रहा हूं, शेयर कर देना ये वीडियो सारे लोगों के साथ जिनको आप मैसेज करके कि भाई ये वीडियो देख, अगर तू ट्रेडर है तो, या तू इन्वेस्टमेंट फील्ड में है तो, अगर आपको मजा आया तो। चलो गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है और चलो देखते हैं इसका रिजल्ट रिव्यू कैसा आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, I'll see you soon in some other video. Bye bye.